जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। प्रोग्राम खबर नशर, मैं और आप, हम और हमारे साथ नुसरत जावेद साहब। आप मुसलसल कहते चले आए 6 जजेस के ख़त को लेके कि डैमेज हैज़ बिन डन, सीगा माजी आप इस्तेमाल करते रहे, लेकिन एक इज़्ज़त माब जज उन्होंने भी ख़त दोबारा एक लिख दिया। तो ये जो डैमेज हैज़ बिन डन का आप हवाला देते रहे, मुझे तो लगता है ये तो एक मुसलसल एक प्रोसेस है, एक मुसलसल जो डैमेज है वो चली जा रहा है, वो रुक नहीं रहा कहीं। जी, मुसलसल मेरा ख्याल है कि अब वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहिए कि रियासत के दो बुनियादी अहम तरीन कलीदी सतूनों के माबैन जो है खलीज वसी से वसी तर हो रही है, और ज़ाहिर है जब रियासत के कलीदी सतूनों में ही इख्तलाफात वसी से वसी तर होते रहें तो डैमेज हैज़ बिन डन, बल्कि डैमेज हैज़ नॉट बिन डन, बल्कि देयर इज़ अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ कि मुसलसल आप सदमे चली जा रहा है ये प्रोसेस, ये नुकसान पहुंचाने जैसे ज़लज़ला होता है और फिर ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का एक सिलसिला जो है वो इसका कोई नुकसान भी होगा कि नहीं? जी बहुत कुछ हो सकता है। जब ज़लज़ला हो और रियासत के दो सतून अगर एक दूसरे के सामने आ जाएं तो फिर किसी एक को प्रिवेल जैसे आपको फील हुआ ना कि आप तो पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, आम पब्लिक तक उसका रिएक्शन गया नहीं उस 6 खतों का? नहीं, उसको इन खतूत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इस ख़त से भी नहीं पड़ता। ये बुनियादी तौर पर मतलब फिर कोई डैमेज नहीं, ये हुक्मरान अशराफिया की लड़ाई तो है ना। मिसाल के तौर पर ये जब बुनियादी इंसानी हुकूक की वगैरह वगैरह अवामी मफाद की बात होती है, आज़ादी इजहार की बात होती है, तो आप ये देखिए वतन अजीज़ में ट्विटर कितने दिनों से बंद है। कोई बोले है नहीं बोले कि मेरे हक की तो कोई नहीं बोलता, सार्फिन दी कोई है ना जी कोई गल। लेकिन है वे कि अगर आप किसी के काम में, अब मैं सिर्फ एक बात की वजाहत कर दूं बहुत जल्दी से क्योंकि यार हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इधर उधर नहीं उलझते हैं। बाबर सत्तार साहब, ऑनरेबल जज साहब, मेरे उनके साथ जी बहुत अच्छे बड़े गहरे दोस्ताना मरासम हैं, बाहमी इज़्ज़त व एहतराम। और वो मुझे जब वो लिखा करते थे मज़ामीन तो हमेशा ये कहते थे कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिनसे वो यानी कि इंस्पायर वगैरह ये वो। लेकिन जब से वो जज बने हैं मेरी उनसे मुलाकात सिर्फ 2 मरतबा हुई है। एक मरतबा सरेरा और एक चंद ही रोज़ पहले एक शादी में, जिसका अता तारड़ साहब ने उन्हें आज ताना भी दिया है कि वो शादियों में जाते हैं। दूसरी जानब जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं उनके बारे में मैं आपको ये बात बताऊं कि ये इस खित्ते के नहीं बल्कि पूरे आप ये कह लीजिए कि दुनिया के कम उम्र तरीन अटॉर्नी जनरल्स में से एक हैं। इस तरह एक रिकॉर्ड की बात है और इनके साथ भी मेरे ज़ाती दोस्ताना मरासिम बहुत करीब हैं, लेकिन मैं भी इनसे फासला रखता हूं क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल है। हो गई बात। अब क्योंकि दोनों के साथ मुझे अचानक उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा था जो मैंने आप तक पहुंचाया। नहीं वो ये जनरली नहीं, ही इज़ माय फ्रेंड, व्हाई शुड आई डिनाई। बेहतर ये है तो मैंने फिर जहमत दी है आमिर सईद अब्बासी को जो कोर्ट पे निगाह रखते हैं कि भाई साहब यार आप तशरीफ़ लाओ और ये बताओ ये ताज़ा तरीन कज़िया क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। आमिर सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी बिल्कुल। आमिर भाई नुसरत साहब पूछना चाह रहे हैं जो खत का सिलसिला। अच्छा नहीं आमिर भाई सिर्फ ये इतना बता दीजिए कि ये जो ख़त चला है इसमें ऑडियो लीक्स का जो जिक्र है ये क्या वही ऑडियोज़ हैं जो गालिबन साबिक चीफ जस्टिस साहब साकिब नसीर साहब के बेटे की जो तहकीकात कर रहे हैं ऑनरेबल बाबर सत्तार साहब, और इसके अलावा गालिबन फॉर्मर चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहिबा यानी साहब की जो सास या वालिदा मोहतरमा की थी, ये वो ऑडियो लीक्स हैं? नुसरत साहब ये बुनियादी तौर पे 2 पटिशनर्स हैं इसमें। पहले हैं नजमुल साकिब साहब जो साहबजादे हैं साबिक चीफ जस्टिस साहब के, और दूसरी बुशरा बीबी हैं। अच्छा। तो ये 2 पटिशनर्स हैं। इन्होंने ये इस्तदा की थी कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं जो न सिर्फ खुफिया तरीके से रिकॉर्ड की गई और फिर उसके बाद पब्लिक की गई और टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई, ये उन्होंने कहा कि न सिर्फ प्राइवेसी की वायलेशन है बल्कि ये बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। और जो रिकॉर्डिंग है यार मेरे बारे में एक चली थी टीवी के ऊपर कि मैं वो मरियम बीबी जो हैं वो गुफ्तगू कर रही हैं उससे परवेज़ रशीद से और नुसरत जावेद के यहाँ
जो है वो आज़रबाईजान से आई एक टोकरी भिजवाना थी, अभी तक लोग पूछ के मेरे बारे में तो यार किसी ने प्रीवियसली याद नहीं रखी। आपने सर पिटीशन फाइल नहीं की सर, आप करते तो शायद या मेरा नाम बुशरा बीबी नहीं है और या मैं साकिब निसार साहब का बेटा नहीं हूँ, इस वजह से। चलो खैर, हाँ हेलो जी बताइए। बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। तो सर ये जो पिटीशंस जब फाइल की गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि ये न सिर्फ गैर आइनी है, गैर कानूनी है, इनके खिलाफ एक्शंस लिया जाए। उस पर बाबर सत्तार साहब ने नोटिस जारी किए और वो प्रोसीडिंग्स चलती रही तमाम इदारों को, FIA, IB, पेमरा, PTA और इसके साथ साथ दीगर तमाम इदारों को भी। और ये कहा गया कि ये बताया जाए कि क्यों एक्शन नहीं लिया गया, सर्विलेंस कैसे होती है, पूरे प्रोसेस को ट्रेस आउट किया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन फिर जब ये ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से, तो उसके बाद फिर 4 इदारों ने एतराज़ कर दिया था बाबर सत्तार साहब पे कि आप इन केसेस को ना सुने, और फिर उन्होंने उन दरख्वास्तों को भी मुस्तरद कर दिया और उसके ऊपर जुर्माने भी आयद कर दिए जो 3-4 इदारों की तरफ से दायर की गई थी, IB, FIA, पेमरा और PTA की तरफ से। और उसके बाद फिर अब ये ख़त लिखा गया उसी पैराए में कि उसी केस की समाअत से मुतल्लिक ये कहा गया, एक मैसेज कन्वे किया गया जिसमें यह कहा गया कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो इन केसेस से बैक ऑफ कर लें। ये उन्होंने अपने इस ख़त में, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक नया ख़त लिखा गया है, उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया है और ये कहा है कि इसकी जो है वो। आप देखिए आमिर, बात ये है कि दूसरी तरफ बात ये है कि ये ख़त अपेरेंटली अली जनाब बाबर सत्तार साहब ने अपने चीफ जस्टिस साहब को लिखा जी, वो भी तो लीक हो गया ना, तो वो किसने किया? तो क्या तहकीक इस पर नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, या होनी चाहिए, ये तो एक बात हुई जी। दूसरी बात ये है कि जैसे ही ये मंजर आम पर आता है तो अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर उस्मान अमान साहब ये जो हैं ये ऑन एयर चले गए, और याद रहे कि ये वही मंसूर साहब हैं कि जिन्होंने चंद ही रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कहा था कि अगर बाबर सत्तार साहब के साथ कुछ झूठे इल्ज़ामात के साथ किसी ने कोई हिसाब बराबर करने की कोशिश की तो मैं उनकी वकालत के लिए खड़ा हूँगा। इस्तीफा देके उनकी तरफ से इसकी क्या यानी तरदीद आई है? क्या आप उसको यानी हाउ वुड यू एक्सप्लेन कि मंसूर साहब ने क्या पोजीशन ली है? देखिए नुसरत साहब, क्योंकि ये जो तमाम तर जो ख़त व किताबत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो रही है और फिर उसके बाद जो माहौल बन जाता है, जो ख़बरें आती हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरे नैरेटिव्स बन जाते हैं, उसको काउंटर करने के लिए फिर पूरी जो गवर्नमेंट मशीनरीज़ हैं उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्ड किया गया और ये कहा गया कि जो ख़त में इल्ज़ामात आयद किए गए हैं ये दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि टॉप लेवल से ये कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उसको क्लैरिफाई किया बीइंग रिस्पॉन्सिबल सीनियर लॉ ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री, अटॉर्नी जनरल ने खुद आकर, फिर उसके बाद लॉ मिनिस्टर आए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए। सो लिहाजा उन तमाम लेकिन आमिर आप क्या ये महसूस नहीं करते कि जब अटॉर्नी जनरल ने बयान दे दिया था तो वजीर कानून और वजीर इत्तलात को उसमें फिर कूदने की कोई ज़रूरत, कोई जस्टिफिकेशन अपेरेंटली तो नहीं थी। अब असल मसला तो ये है कि एक पोजीशन ली है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने, वो ये कहते हैं कि मुझे एक टॉप इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ही होती है जी, उसके अफसर ने दबाव डाला कि इस मामले से मिट्टी पाओ जी। उस बात को डिनाई कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल और तासुर कुछ इस तरह का दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ इस तरह की बात की थी कि जी चूँकि ये मामलात नेशनल सिक्योरिटी की उसमें आते हैं अम्ब्रेला में, तो बराए मेहरबानी इन कैमरा कर लिया जाए। अब यकीनन एक पाकिस्तानी के तौर पर हमारा जितना भी राइट रह गया है, जो मेरा ख्याल है हमारे कोई हकूक़ नहीं रह गए हैं, हम तो बेचारे वही बता रहा हूँ कि हम बेचारे तो ट्विटर के बगैर और मैं टोकरियाँ वसूल किए मुंह कालक करवा के बैठे हुए हैं बड़ी ढिठाई से, लेकिन ये तो बड़े लोग हैं। अब हम लोगों को कम से कम ये तो पता चल जाएगा यार इन दोनों में से कौन दुरुस्त कह रहा है, इसका कोई रास्ता निकलेगा आपके जहन में? देखिए नुसरत साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो आपको भी याद है कि एक इस सारे मामले के बाद जब बहुत सी गुफ्तगू हुई सुप्रीम कोर्ट में भी और बहुत से फोरम्स के ऊपर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर कोई मुदाखलत हो रही थी तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर अपना जो रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाया, उन्होंने कहा कि अब हम इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देंगे अगर ऐसी कोई मुदाखलत होगी। और उसी के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 लार्जर बेंचेस ने उसके ऊपर जो है प्रोसीडिंग्स की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं। एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जो मालूमात लीक की गई है उसके ऊपर अलग नोटिस जारी कर दिए गए हैं तौहीन अदालत के।
दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो प्रोग्राम्स हुए सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिए हैं, लार्जर बेंचेस बन गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अब अदलिया के पास खुद तो कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें, इंक्वायर कर सकें या किसी भी तरीके से कोई एक्शन ले सकें। वो तमाम तर डिपेंडेंस उनकी होती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, इदारों के ऊपर और उनके रिस्पॉन्सेज और वहाँ से आने वाले जवाब के ऊपर। सो पहले मरहले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आमिर भाई देखें, हम तीनों जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त आला अदलिया और अदालत उज़्मा की बात हो रही है। भाई इन्हीं अदालतों में जब साइल जाता है जिसका बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार कत्ल हुआ होता है और आंखों के सामने हुआ होता है, तो उसका भी एक ड्यू प्रोसेस है। जब एक साइल पाबंद है ड्यू प्रोसेस का, मैं बड़ी माजरत के साथ, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन वो 6 खत लिखे गए, फिर बाबर सत्तार साहब का खत, फिर कुछ खतूत पार्सल भी हुए। तो जो खत में कंटेंट है, मैं उस कंटेंट को भी डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जब वो कंटेंट को आप ड्यू प्रोसेस में डालते हैं तो जिस तरह साहिल बेचारा खजल हो जाता है और उसको बिलाखिर कातिलों को माफ करना पड़ता है, तो वो उस ड्यू प्रोसेस को अडॉप्ट, क्या वो करने के अहल हैं वो मुअज़्ज़ज़ जजेस जिन्होंने कहा कि हमें डिक्टेट किया गया, हमारे प्रोसेस को रोका गया। भाई जब रोका गया था उस वक्त के एविडेंस कहां हैं? उस वक्त आपने एज पर रूल ऑफ हाई कोर्ट एंड इस्लाम एंड डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपने अपने चीफ जस्टिस को क्या मुत्तला किया था? क्या उसके एविडेंसेस? तो इस सारे प्रोसेस की तरफ हम बढ़ेंगे तो कहानी तो फिर इन्हीं के गले पड़ेगी ना, माजरत के साथ। देखिए उसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे कि एक अदालत साहिल को पाबंद करती है? उनका जवाब आने यार, वक्त कम है। जी हाँ जी आमिर इसका जवाब दे दीजिए। जी देखिए अदनान साहब, इसमें क्योंकि पहला जो मेन खत था इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखा गया था, उसमें उन तमाम सीरीज ऑफ एक्शंस को ये कहा गया कि पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट को ये रिपोर्ट किए जाते रहे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया, उस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, ये उस वक्त सीनियर तरीन जज थे, उनको भी मुतला किया गया लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। और उसके बाद फिर कहा गया कि अब डायरेक्शन दी जाएं। अब उस पर खुद नोटिस हो गया, अब वो सिलसिला फैलता फैलता आपको भी बताया कि इसमें सारी हाईकोर्ट से जवाब मांग लिया गया, सिवाय सिंध हाईकोर्ट के सबने कहा कि डायरेक्टली। आमिर असल में यार हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बहुत ही लिमिटेड जो है ना टाइम है, और उसमें मौज़ूआत जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसमें सिर्फ एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और फिर मैं एक और अहम इसी हवाले से डेवलपमेंट, आपने खुद फरमाया कि आज हाई कोर्ट के एक और बेंच ने भी एक बना दिया है कि जी कैसे जासूसी होती है, टेलीफोन कैसे सुने जाते हैं वगैरह वगैरह, और इसके लिए गालिबन हामिद मीर साहब को, तलत हुसैन साहब को, मतीउल्लाह जान को, जो हमारे बड़े नामवर साथी हैं हमारे शोबे के, उनको भी उन्होंने कहा है कि मदद फरमाएं इसमें। वो क्या किस्सा है? देखिए, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें कहा गया था कि मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, वो जिन वकील साहब ने किया, वकास मलिक एडवोकेट साहब, उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इंटरव्यू दिया यूट्यूब के ऊपर चैनल पे, तो उसमें उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, ना सिर्फ जो फाजिल जज हैं उनके ख़िलाफ़ बल्कि उनके बहुत से रुफ़का के ख़िलाफ़ भी, और उसमें ऐसे अल्फाज हैं जो इंतहाई जो है वो ऑब्जेक्शनेबल हैं। तो उनके ऊपर फिर नोटिस लिया गया, ख़त लिखा पहले जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बेंच बनाया, लार्जर बेंच। चीफ जस्टिस खुद हैं उसमें, जस्टिस जहांगीरी हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर हैं, तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं उन वकील साहब को भी जिन्होंने वो बयानात दिए थे। अब आप यहीं रुकिएगा, आप मुझे बताइए अदनान साहब, मैं आपको यही कह रहा था, ये मामला जिस तरह बढ़ रहा है, अब ये बिलाखिर क्या हो रहा है? अभी तक तो हम ये दुहाई मचा रहे थे, इस बात पे आपका भी मैं तबसरा चाहूँगा बाद में, क्योंकि उसके बाद हमने जल्दी से लपकना है एक और मौजू की तरफ, अदालत ही के मुताल्लिक़। टाइम कम है। मैं आपको ये कह रहा था कि हम शोर मचा रहे हैं कि ये हुकूमत सोशल मीडिया पे कदगने लगा रही है। आप कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अदलिया को जो परेशानियाँ लाहक हुई हैं, उनको जो इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, हमने तो। आप देखें ना, आपने मुझे कहा अदनान तुम कोर्ट गए, मैंने कहा नहीं, आपने कहा सुनो पहली प्रोसीडिंग, उस सारी, फिर आपने मुझसे पूछा कि शाम को इसका क्या लुब्बे लुबाब है, मैंने कहा सर ये तो बात मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ठीक कर रहे हैं, और जो बेलगाम है हमारा सोशल मीडिया, उस पर बार बार बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट को उस तरफ जोड़ा जाए। मैंने आपकी बात को इंडोर्स किया। आपने तो आमिर भी क्या है, आप भी क्या इस खदशे को आप तौसीक कर रहे हो कि आप कहीं ऐसा ना हो कि अदालती आज़ादी के एहतराम के नाम पर सोशल मीडिया पर डजन
और हम तो वैसे ही अपनी औकात में अरसा हुआ आ चुके हैं मियाँ, रिवायती मीडिया वाले। जी नुसरत साहब, क्योंकि इसके हवाले से बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, बहुत से डिबेट्स हो रही हैं, बातचीत हो रही है कि कहीं ना कहीं इस सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी बात होती है सोशल मीडिया के ऊपर होने वाली गुफ्तगू की तो उसमें अदालत पूछे या इवन पार्लियामेंट में बात की जाए तो बताया जाता है कि कोई रेगुलेशन नहीं है। तो बहरहाल इसको किसी न किसी पैराए में तो लाना पड़ेगा, और जिस तरह अगर टीवी चैनल्स का इशू है उसको पैमरा रेगुलेट करता है तो डिजिटल यार रेगुलेट तो ऐसा किया कि हम किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे, लोग हमें बिकाऊ समझते हैं। अब आखिरी बात ये कर दे कि सिर्फ ये भी वक्त कम है प्लीज़, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की तारीख में अभी तक जेल में कैद किसी शख्स को वीडियो लिंक पर, किसी सियासी रहनुमा को, और वो भी बानी तहरीक इंसाफ के को तो काट के, वो भी ज़रा बता दीजिए कि जुमेरात के दिन उनको ऑडियो लिंक पर आने की सहूलत, वीडियो लिंक से, यानी तारीख जो है वो कैसे बनाने का रास्ता बन रहा है, ये प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें हमारे देखने वालों। जी नुसरत साहब, बानी तहरीक इंसाफ ने नैब तरमीम को चैलेंज किया था जो पीडीएम हुकूमत ने बनाई थी, और उसमें नैब के बहुत से जो पर हैं उनको काट दिया गया था, बहुत सी उनकी पावर्स को कम किया गया था, और ये कहा गया था कि नैब इन जगहों के ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेगा। तो उनको जब बानी पीटीआई थे उन्होंने चैलेंज किया, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उसमें से बेशतर शिकों को कलअदम करार दे दिया, गैर आइनी करार दिया था, और फिर वो नैब की पुरानी पावर्स को बहाल कर दिया गया था। तो फिर वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया और ये कहा कि ये जो तरमीम हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, इनको बहाल किया जाए। तो उसमें क्योंकि रिस्पोंडेंट थे बानी पीटीआई, उनको लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे नोटिस जारी हुए थे जो अक्टूबर में हुई थी, अक्टूबर 2023 में, तो उन्हें नोटिस जारी किए गए थे। तो आज ये रिपोर्ट दी गई कि उनकी तरफ से जो नोटिस जारी किया गया, जेल में भिजवाया गया, वहाँ से उनकी तरफ से जवाब आया कि वो खुद पेश होना चाहते हैं और अपने दलाइल देना चाहते हैं। ऑल्दो के चीफ जस्टिस फायजी साहब ने कहा कि कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर दरख्वास्त गुजार दलाइल देना चाहते हैं, तो उनको भी सुन लेते हैं। तो पहले तो ये जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सजेस्ट किया कि उन्हें वीडियो लिंक के लिए के तहत जो है वो उन्हें अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए, तो उसमें कुछ इख्तलाफ पाया जाता था। फिर बेंच उठा, वो दोबारा वापस आए और उन्होंने बताया कि ये तय किया गया कि बानी पीटीआई को कोर्ट रूम में वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पर प्रेजेंस की इजाज़त होगी, और चीफ जस्टिस चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन तरमीम का फैसला। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, देखिए क्या किसी ने, क्या वहाँ पे हुकूमत ने ये कहा था कि हमारे लिए उन्हें यहाँ लाना मुश्किल होगा? आज खुद ही उन्होंने रास्ता सजेस्ट किया? नहीं, ये आज खुद ही, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने लास्ट ऑर्डर में लिखवाया था कि जो रिस्पोंडेंट हैं, जो पहले पटिशनर थे अब रिस्पोंडेंट हैं, कि वो असालतन या वकालतन पेश होना चाहें तो हो सकते हैं या थ्रू वकील आ सकते हैं। तो उनकी तरफ से खुद कहा गया कि क्योंकि वो जेल में हैं तो वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होना चाहते हैं, अपने आर्गुमेंट्स देना चाहते हैं। ये इस्तदा बानी है तहरीक इंसाफ की जानिब से? यस, बिल्कुल जी, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आमिर। सॉरी, हम इस बात पे बहुत सारा, ये लंबा सेगमेंट हो सकता था, लेकिन हमने कहा कि हमें जो नाजरीन अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये पता चले कि असल मुद्दा क्या है और कैसे दो सतून यूं हो रहे हैं। इसके बाद ब्रेक के हम जाएंगे। ब्रेक से पहले एक पॉइंट बना भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने सोशल मीडिया की बात की थी, मैं चाहता हूँ उस पर एक कमेंट को सुना है। कमेटी भी बनी हुई है जो, सर कमेटी आज बन गई, उन्होंने गाइडलाइन कर ली। एक आपने मुझे बताई थी कमेटी पहले, आज उनकी एक रिपोर्ट काबीना के रूबरू पेश हो गई। वो कमेटी जो काम कर रही थी जी, अच्छा ठीक है जी। उसके बाद हसीन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर मिस्टर ब्लोम, उनकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से मुलाकात हो गई। अच्छा, वाह, क्या हसीन इत्तेफाक। ऐसे हादसे और दोनों में बाहमी इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए दोनों मुल्क इकट्ठे हैं। अरे भाई, अब हम वक्फे पे जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुकूमत बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी, बड़ी मक्कारी से, और हम जाल में फंस रहे हैं। मसला हो रहा है इसकी इज्जत का, उनकी यानी प्रिवेसी मजरूह हुई है, उनकी हर जज्बात का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत वक्त बड़ी जहानत और मक्कारी से, सोशल मीडिया, रवायती मीडिया को तो वैसे ही माशाल्लाह हमें ठीक कर रखा है, ये फ़ायदा उठा रखा है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो अदनान बहुत बेताब है, अच्छा जी, कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान में मोहब्बत की कहानी कैसे शुरू होने वाली है, उसका जवाब देंगे। एक ब्रेक पर जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्टोरीज हैं वो फिल्मों में होती हैं, तो यहाँ रियल पाकिस्तानी सियासत में ऐसा हो रहा है। मोहब्बत की दास्तान ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नुसरत साहब, मोहब्बत की अजीब दास्तान है। मैं कसम से, मैं सीरियसली, मैं मजाक नहीं, मुझे नहीं था पता कि आप इस टॉपिक पे आएंगे, बिकॉज मैं तो समझ रहा था कि हम एक और टॉपिक में रखा हुआ था, उस पर बात करेंगे। आपने अचानक ही मोहब्बत की इस दास्तान का जिक्र कर दिया। मैं हैरान हुआ। मेरी समातों को और मेरी जो आँख की बीनाई है उसको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या बानी तहरीक ने वाकई ये कहा होगा कि ए अली अमीन गंडापुर, खबरदार, बाज रहो, मौलाना फजल रहमान की बिल्कुल तौहीन नहीं होनी चाहिए। तो इस शख्स को याद है, वो कहते थे, शोर मंचवाते थे मजमे से, डीजल डीजल। आऊंगा। अच्छा, एक जलसे में मैं था, एज रिपोर्टर गया हुआ था मैं अपनी कवरेज के लिए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं जिक्र किया डीजल का, मियां वाली का था या बखर का था शायद, वहां से कोई मजमे से आवाज़ नहीं आई डीजल। हम स्टेज पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम लोग डीजल का जिक्र कर रहे हो। वो सिग्नल देते थे कि मजमा बोले डीजल, और फिर वो डीजल पे बात करते थे। और आज हाय अरे, जहाँ बजती हैं शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं, सियासत में इसी का नाम है। मार्च 1977 के इलेक्शन से पहले असगर खान साहब इन्हीं की तरह बहुत पॉपुलर थे। उस ज़माने के पॉपुलिस्ट अपोजिशन रहनुमा असगर खान थे। तो वो अपनी तकारीर में, इंतहाबी तकारीर में कहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं तुम्हें कोहाला के पुल पर फांसी दूंगा। फिर फांसी हो गई। असगर खान कहते थे, आपकी बात का था कलाम की माफी, इमरान खान साहब ने भी कुछ दिन पहले बड़े घर तक आवाज़ पहुंचाई है कि मैं असगर खान नहीं बनना चाहता। तो वो असगर खान नहीं बनना चाहते थे, तो आप उनको असगर खान मत बनाइए। अच्छा, खैर, आप तो उनके बारे में मेरा अपना ख्याल है कि वो असगर खान बनने में बचित है। एनीवे, खैर, अपनी अपनी सोच की बात है। बहरहाल, लेकिन असगर खान साहब ने फिर ये वाक़या हुआ कि 1981 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी तो हो गई, लेकिन वो बेगम नुसरत भुट्टो के साथ MRD में वो, ये वैसे कैसे हुआ ये इत्तेफाक? में कई खैर वो फिर जाएंगे, वो फिर तारीख में उलझ जाएंगे। बट वो थे उनके, है कि आपको याद है कि जिस ज़माने में आप रोज़ाना मेरी जान खा रहे होते थे कि जी आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म। वैसे आ गए हैं वो, सुन तो लो ना। तो उस वक्त मैं पहले तो बहुत सब्र करता रहा। बिल आखिर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जब उनके आने का बिल्कुल वक्त आ रहा था, तो मैं बाकायदा न सिर्फ अपने शो में बल्कि किसी और के शो में भी बतौर मेहमान जाता था। तो मैं ये कहता था कि तोतिया मन मोतिया उस गली में कि लंदन ही रहें, अपनी इज्जत बचाएं, लंदन ही रहें। अब मैं इंतहाई खुलूस से बानी तहरीक को मशवरा दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान से महफूज ही रहें, वो इन्हें हड़प कर जाएंगे। अरे भाई, एक तो सियासी तौर पर वो ये साबित करेंगे कि देखा, मुझे डीजल पुकारने वाला वो हीर रांझे में कौन था किरदार, वो कह दो क्यों वो लंगड़ा भी था। कह दो लंगड़ा। मतलब अगर 2 दिनों में मोहब्बतें बढ़ रही हैं, क्यों? मैं तो भाई, आपने मुझसे सियासी तज्जिया पूछा तो अगर आपने मुझे कह दो, मैं जी कह दो के तौर पर, और आप यकीन माने सियासत को जब आप गौर करें तो उसको कह दो की निगाह से ही देखना चाहिए। सबसे पहले तो वो दुनिया को ये साबित करेंगे कि ये साहब जो बरसों मुझे डीजल पुकारते रहे, जब खुद मुसीबत में आए तो मेरा हाथ थामने की कोशिश की। ठीक। नंबर 2, वहां के हवाले से इनकी मेन कॉन्स्टिट्यूंसी, फर्ज कीजिए मौलाना से इलेक्शन चुराया गया। नहीं, वो बवांगे दहल कहते हैं ना। तो वो किसके, भाई अदनान की चोरी हुई। अच्छा, वो चोरी जो मौलाना साहब क्लेम करते हैं वो तो इमरान खान ने की, तो बरामद मेरे घर से हुई ना। उसमें चोर इमरान खान है। ठीक कह रहे हैं आप भाई, वो बरामद मेरे घर से हुई। तो आप चोर हुए, तो मैं चोर हुआ ना। ठीक है। मतलब कि अगर मेरी मदद भी की बकौल जिनको मौलाना जिम्मेदार ठहराते। तीसरी बात, मुझे एक बात बताओ कि मौलाना आखिरी मरतबा जो हैं वो सऊदी अरब कब गए थे? ये तहकीकी मैं तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक सीनियर जूनियर को। आखिरी मरतबा ये सऊदी अरब कब गए थे? और क्या सऊदी अरब में उस वक्त कोई अहम शख्सियत भी मौजूद थी? क्योंकि कुछ शख्सियात सऊदी अरब उन दिनों काफ़ी आती जाती रही हैं।
अच्छा, वो और वो चंद दिनों के लिए अपने करीब तरीन दोस्तों को भी 3-4 घंटों के लिए मौलाना मुयस्सर नहीं थे। ये चेक कर लो, ये मैं एक बात करो, चेक कर लो भाई। सर जी गल तो पता, तुसी दस दियो यार, पता होता तो मैं तुम्हें कहता। मैंने ये सुना है जी कि इस तरह ये थे सऊदी अरब में, और अपने बहुत करीबी दोस्तों को भी इनको पता नहीं, ये कुछ लम्हों के लिए घंटों 5 घंटे से 7 घंटे बताए गायब हो गए थे, किसी जगह चले गए थे। और उन्हीं दिनों वहाँ पे एक साहब भी थे जो इत्तेफाक से दूसरी या तीसरी मरतबा उम्रे के लिए गए थे। तो वो शायद वो पता नहीं जो भी थे, शहबाज शरीफ साहब, शहबाज साहब को उनको वहाँ मिलने की आदत है। शबाना रोज उम्रे कर रहे हैं। अच्छा, और आज जैसे ये वाक़या हुआ है, सुनो, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो राइट हैंड मैन है मौलाना फजलुर रहमान के, उनकी मुलाकात किससे हुई है? वो तो वज़ीर आज़म साहब से हुई। वज़ीर आज़म साहब से। आप इस वक्त भी उन्हें रजामंद करने का क्या है? आप जो मर्जी जवाब पेश करते रहें, अदनान हैदर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है, और अगर मौलाना और इमरान एक साथ हो गए, अल्लाह माफ करे, क्या मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में इंतशार सर, हो? अगर क्या बात कर रहे हो भाई? दो लीडर जो मैं आपसे बड़ी उम्र का आदमी हूँ, मैंने तो देखा है कि इंतशार क्या होता है। आप इमरान खान साहब से कोई बात करना पसंद नहीं करता। अगर मौलाना साहब ज़र्फ दिखा रहे हैं और उनकी तरफ उनका टिल्ट है तो ये अच्छी बात है, हाथ बढ़ा रहे हैं। नहीं, टिल्ट किसकी तरफ है? ये बहुत गौर तलब बात है। मौलाना साहब का इमरान खान की तरफ है। अच्छा जी, नहीं, इमरान खान का मौलाना साहब की तरफ इस वक्त तो ज़रूरत उनकी है ना। देखो ना, वो तो निकल पड़े हैं अपना काफिला लेकर। अब वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन व कानून, और वैसे इत्तला ये भी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से अली अमीन गंडापुर वाहिद मुखालिफ नहीं है, क्योंकि देखो ना, बाकी उमर अयूब हो गए, जो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो सारे उन्होंने इलेक्शन तो उनसे जीता है ना। हाँ, जिस पे वो कहते हैं कि चोरी का इलेक्शन। अच्छा, अब मौलाना ने भी भांप लिया था कि हालात क्या होने वाले हैं। वो कोयटा, वो यानी पशीन चले गए। अब पशीन में वो कौन से इलाके में मुदाखलत कर रहे हैं? अचकज़ई साहब वाला है। अचकज़ई आजकल क्या है? वो इनके सदारती उम्मीदवार भी, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ क्या ईमान है कि आइन है, आइन, ठीक है ना। अब सच्ची बात है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर तहरीक चलानी है तो फिर PDM नाम की जो ये तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ होगी, तो फिर उसके सरबराह होंगे मौलाना फजलुर रहमान, और बानी अगर जेली में रह जाते हैं तो बाकी जो इनके लीडर हैं, उमर अयूब हो गए या वो बिगौहर साहब हो गए, ये अवामी तहरीक चलाने के इतने ज़्यादा इनको तजुर्बा नहीं है। देखो, इनके एक तो नौजवान लोग, आई विश के नाम, एक इनका जो नौजवान लोग हैं ना, जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए 8 फरवरी का टेम्पो बनाया, एक वो भी मायूस होंगे बानी तहरीक इंसाफ से कि वो मौलाना की तरफ जी हमने ये सब कुछ होते हुए 8 फरवरी करके दिया है, आप क्यों और दिया उन्होंने करके, और आप क्यों इनके साथ आपको कर रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, बट कहानी ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप कैदो बने। इस वक्त मुल्क में, मुल्क की सियासत में जितने भी करेक्टर, मैं तो माही आज मिल गया जिवें दो जिवें टिच बटना दी जोड़ी। चलो जी, हो जाए जी, चलें एक ब्रेक हो जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरा सब कल हमने आखिरी सेगमेंट कश्मीर के हवाले से किया था। आखिरी नहीं, दूसरा था भाई, आखिरा जो था आखिरी। आज चलो आखिरी हम यानी कच्चे पे बात करना चलो आज आखिरी सेगमेंट मैंने कश्मीर पे किया, लेकिन इसलिए किया कि कल हमने उस पर बात किया, वो खैर ख़त्म हो गई, वहाँ मामला सेटल डाउन होना शुरू हो गया। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज उस पर खुल के बात किया, और उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया। क्या फरमाया? देखिए, बड़े से बड़े ये उनका बड़ापन है। उन्होंने कहा था कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अवाम के मसाइल को समझना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं चंद रोज़ तक, ये लफ्ज़ चंद रोज़ तक आज़ाद कश्मीर जाऊँगा और मैं वहाँ का जो मसला था उसको समझने की कोशिश। अब मेरे कुछ सवालात हैं, वो उनसे तो आप बराए मेहरबानी उन तक पहुँचा दीजिएगा या उनके बिहाफ पर जवाब दे दीजिए, अगर आपको इतना ही शौक है तो। मैं निकाह आता रहा। मुझे एक बात बताइए, क्या शहबाज शरीफ साहब जिस जमात के अभी तक सदर थे, उसकी कोई तंजीम आज़ाद कश्मीर में मौजूद है? और बड़ी मुतहर्रिक है उनकी जो जमात है बकौल उनके। अच्छा, अब अगर वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाम की कोई तंजीम आज़ाद कश्मीर में मुतहर्रिक है, तो 3 लाशें गिरने के बाद वज़ीर आज़म
पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर क्यों जाना पड़ रहा? वो चाहते हैं कि जाके वहाँ के अवाम उन लोगों से डायरेक्टली बात करें। तो इनकी ये बात करने का मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि इनकी जमात को ज़मीनी हक़ाइक़ का जो वहाँ के लोग हैं अंदाज़ा नहीं है। ये तो बात तस्लीम कर ली ना, इतराफ़ कर लिया। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। नहीं, आप क्यों जाना फिर? इसका मतलब ये है कि ही हैड नो फीडबैक। क्या मतलब? यार मैं कल जो बात आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा था, अप्रिशिएट कि प्राइम मिनिस्टर खुद जाना चाहते हैं ताकि वहाँ की कौम। जनाब मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जनाब वजीर आजम साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ मैं, लेकिन मैं ना इससे बहस कर रहा हूँ सर, आप मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है भाई जान, मेहरबानी। हुजूर अर्ज़ ये है, मैं आपको दरअसल कल समझाना ये चाह रहा था कि समाजी अलूम के जितने भी मुहक्किकीन हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ यूथ बल्ज है, 18 से 35 साल के दरमियान के लोग, और ये उकताए हुए हैं, जिसको इकबाल निज़ाम कोहना कहते थे ना, स्टेटस को कह लो कि ये जी ये मेरे जैसे टोकरियाँ लेने वाले सहाफ़ी, लेकिन चूँकि मेरी तो प्रिवेसी नहीं है तो चूँकि खुल चुकी है बात, तो है जी वो और सियासतदान। अब ये 8 महीने से बाबू एक तहरीक चल रही थी। ये तहरीक चलो रिवायती मीडिया पे तो नहीं आई, ये पैमरा के कवायद व ज़वाबत के मुताबिक मेरे जैसे एहतराम करने वाले लोगों के प्रोग्रामों में इसका जिक्र नहीं हुआ। सर इस तहरीक को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी नुमाया नहीं होने दिया। उन्होंने नहीं होने दिया, इस तहरीक वालों ने। अच्छा, आज़ाद कश्मीर, वो तो बहुत बड़ा रिएक्शन था सर। कैसे आया? तो आज 5-6 वो उन्होंने क्लासिकल जो होता है ना ग्रास रूट्स कि अवाम में जाकर लोगों से कनेक्शन बनाया, उनसे कनेक्शन, उनको मोबिलाइज किया। जो फेस टाइम होता है, ओह माय गॉड, फेस टाइम जो होता है ना, जो वन ऑन वन मुलाकातें होती हैं, और फिर ये राइट, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा था मीडिया पे जो ये पिछले हफ्ते उन्होंने परफॉर्मेंस दी। आपने इन लोगों के नाम तक नहीं सुने। आप जैसे शौकत नवाज को बंदे थे आज मैंने जिन्होंने ये ऐलान किया कि जी हम सरदार खत्म कर रहे हैं, हाँ। वी डोंट नो, इतने अरसे से हम सियासत कवर कर रहे हैं। तो ये अब दूसरी तरफ एक बात ये देखो, इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि आप अगर अभी भी क्लासिकल तरीके कार अख्तियार करें और सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में न पड़े, तो यू कैन मोबिलाइज। क्लासिकल एग्जांपल है, मुझे नहीं था पता। रियल इश्यूज, मतलब दिस इज फैंटास्टिक। अगर जो उन्होंने फंडामेंटल इशू पकड़े कि उन्होंने आज़ाद गवर्नमेंट को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को घुटनों पे ले आए, वो एक ग्रास रूट मूवमेंट के जरिए। अब उसमें से साजिशी कहानियां तैयार करने वाले, इट्स अप्रिशिएटेड, बट गलत बात। देखिए आप ना अब टीवी कम देखते हैं, अखबार में पढ़े रहते हैं, तो पुरानी खबर होती है आपके पास। अता तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने बर वक्त नोटिस लिया और किसी बड़े साने से मुल्क को बचा लिया। लेकिन अब अगर इस तरह बर वक्त की बात करनी है तो जिम्मेदारी किसी भी सूरत में आसिफ अली जरदारी की नहीं थी। बर वक्त पहला नोटिस तो फिर आसिफ अली जरदारी ने लिया कि ये क्या हो रहा है। हालांकि वो मौसूफ तो देखो पार्लिमानी निज़ाम में सदर एक नुमाइशी होता है, बट ही टुक द इनिशिएटिव ना। इस तरह की मैं ये पॉइंट स्कोरी में नहीं पढ़ना चाहता। प्लीज़ लुक एट दी अदर साइड जिस पे मैं तवज्जो देना चाह रहा हूँ। अगर इसी बुनियादों पर कि यार अगर बिजली की कीमत आज़ाद कश्मीर में 3 रुपये फी यूनिट है तो लिया में क्यों नहीं, फिर क्या करोगे? 52 रुपये है सर, एवरेज लाओ तो 52 बढ़ा फिर लेकिन अभी नुसरत साहब दे रहे कश्मीरी, क्योंकि हमारे तो भाई हैं, मेरी हमारा बात मुल्क है, नहीं समझ रहे। उनका मसला हल हो गया। एक मसला अभी भी रहता है, वो है पंजाब के किसानों का। शहबाज शरीफ साहब उधर भी तवज्जो लाओ, ताकि मैं आपकी यहाँ बैठ के 1000 रुपये फी बोरी ले रहे हैं और 3900 रुपये, इधर मतलब 2900 रुपये तो बोरी पै रही है। तो शहबाज शरीफ साहब, मैं आपकी कसीदा गोई सारी उम्र करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मौका दे जैसे आप मौका। वो ये कहेंगे मैं आज़ाद कश्मीर में बिजी हूँ, आप वज़ीर आला पंजाब से बात करिए। अल्लाह खैर से। अस्सलाम वालेकुम। टाइम ख़त्म होगा नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। कल और मैं और नुसरत जावेद फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।